नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार। एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मशहूर गीतकार शायर श्री अनिल कुमार झा जी से। वैसे अनिल कुमार झा जी पहले एक बैंक में, इलाहाबाद बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक थे। अब वो अवकाश प्राप्त करके लगातार साहित्य सृजन में लगे हुए हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, मंचों में भी जाते हैं। ठिठके यादों का मौसम एक किताब भी अभी आई है, काफ़ी संग्रह उनका। तो ऐसे व्यक्ति से इस दौर में मिलते हैं और देखें वे कैसा अनुभव कर रहे हैं। पूरी दुनिया को पता है कि आज लॉकडाउन में सिलसिला चल रहा है, पूरी दुनिया। तो अभी तीसरा फेज आ गया, तो बाकी दो जो फेज गुजरे, तो जो तीसरा गुजर रहा है, तो इसमें आपकी क्या अनुभूति रही? विशेष व्यक्तिगत रूप से वैसा विशेष मैं महसूस नहीं करता, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ की आदत न पहले थी न आज है। तो लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक प्रभाव मैं खुद पर महसूस नहीं करता, लेकिन यह बात भी सच है कि कुछ सुना सुना खोया खोया सा तो लगता है कि कुछ छूट रहा है। चलिए ठीक है, आपकी दिनचर्या बहुत बधी हुई है, सुनिश्चित है कितना बजे उठना है, पूजा करने, लोगों से मिलना है, मंदिर के तुरंत आ जाना है, ये सब ठीक है। लेकिन जो आसपास जो कुछ होता है, जो शोर शराबे थे वो नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं हैं। और तो और कि आप तो लगातार जो है अपनी स्कूटी उठाकर जो है 100-200 किलोमीटर की यात्रा कर लेते थे। अभी तो वो यात्रा बंद है, तो इसको आप इसका असर हुआ कि नहीं? कभी कभी ऐसा वही बोले ना, कुछ छूटा छूटा सा लगता है। कभी कभी जो इच्छा होती थी कि निकले और चल पड़े, यायावरी का जो शौक था वह थम गया है। घूमने फिरने का कि कहीं दूर निकल गए, अपनी इच्छा अनुसार कहीं ठहर गए, कहीं रुक गए, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों पर अपना प्रतिबंध लगना कभी कभी सालता है। कभी कभी लगता है कि ये अगर नहीं होता तो अभी हम ये किए होते। बावजूद उसकी भरपाई कहीं न कहीं दूसरे ढंग से, दूसरी तरह से सायास कर लेते हैं, काम चल जाता है। आपने कहा कि सायाश कुछ करते हैं, तो यायावरी में क्या आपको अनायास कुछ हासिल होता था, कुछ आपको चीजें मिलती थी जब गीत रचने की? ये तो सच है कि यायावरी ही बहुत कुछ देती। घर में बैठकर कल्पना कर लेने मात्र से सारा का सारा दृश्य सामने नहीं, वो तो देखने से आता है। गुजरते समय ठहर कर देख लिया, फिर जब सूनेपन में उसको याद करते हैं तो वो सारी चीजें मस्तिष्क पर अपना जो छाप छोड़े रहती है वही शब्द बनकर आता है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं गए नहीं और न ही उतनी प्रतिभा है, सूरदास की तरह की आंख नहीं है, फिर भी सारा चीज देखते हैं। हम लोग जो देखते हैं उसमें भी तो छूटता है। तो स्वाभाविक है कि यायावरी बहुत कुछ देती है। कि जो कुछ आपने कोरोना के आने के पहले लिखा, क्या कोरोना के बाद एक बंदी जो हम सब हो गए, बंदी काल के बाद, बंदी काल के दौरान क्या रचना, जो जिस तरह की रचना आप कर रहे थे, उसमें कुछ बदलाव आया? निश्चित आया। जैसे किसी चीज को खुले में छू,
और फिर बंद करने के बाद जो कम्पैक्ट होता है, उसमें जो सघनता आती है, हम खुद महसूस कर रहे हैं कि मेरी बातों में कहीं न कहीं वो आ रही है। हो सकता है लगातार अभ्यास करने के चलते, जो इन दिनों हम लोग रोज शाम को 7 बजे जुड़ते हैं, तो वहाँ से भी कुछ प्रेरणा मिलती है, और उसके बाद उससे प्रेरित होकर अपने अनुभव को जब उससे मिलाते हैं तो हम महसूस करते हैं कि पहले जो बिखराव था वो हम कुछ सुघड़ और सुगढ़ होता चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज और है, जैसे लॉकडाउन जो चल रहा है, बंदी है, आज पूरी दुनिया बंदी है। हम देखते हैं कि अमेरिका जैसा साधन संपन्न देश भी आज इस दौर से गुजर रहा है, बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। तो ये जो एक दुनिया को देखने का एक नजरिया, अपना देश कहीं न कहीं अभी बेहतर स्थिति में, आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज जो है हम बेहतर स्थिति में। तो ये पूरी दुनिया आज आप देख रहे हैं, पहले भी देखते थे लेकिन आज ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं। इस दुनिया को देखने पे आपको क्या, आपका जो रचना संसार है, शब्द भंडार है, दृश्य मतलब बिंबों को देखने का, ये कुछ उसमें कुछ बदलाव आया है, आएगा? एकदम आएगा, आ रहा है, और अपेक्षित भी, आवश्यकता भी इस बात की है कि समयानुसार उसमें परिवर्तन आए। हम खुद भी महसूस कर रहे हैं, जैसे रचनाएं सायास नहीं होती, उसका परिमार्जन सायास होता है। जैसे एक बार कोई चीज आ गई बात तो आ गई, फिर अब शिल्प की दृष्टि से उसका परिमार्जन होता है। तो शिल्प तो जो था सो था, हमारी जो अपनी संपदा, चाहे साहित्यिक रही हो, शब्द की संपदा रही हो, जो हमारे पास है, अनुभव कहीं ना कहीं कुछ नया हो रहा है, चाहे किसी कारण से हो रहा है। तो उसके चलते शिल्प में कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन आया। लेकिन जब रचनाएं आती हैं तो वो हड़हड़ा के झोंकने आती है। झोंकने आके वो पहले तो कागज पर अपनी उपस्थिति दर्ज करके चली गई। अब एक शिल्पकार उसको बैठता है थोड़ा सा ठोकने, ठठाने, बनाने में, तो उसमें समय लगता है। लेकिन यह महसूस मैं खुद भी कर रहा हूँ कि पहले जो हमारे विषय हुआ करते थे, जिसे मित्र कहते थे कि आप जैसा, कई बार ऐसी बातें हुई हैं कि ये रचना आपको कैसी लगी, आप जैसी लगी। यह एक छोटी सी प्रतिक्रिया मेरी रचनाओं पर आती थी। लेकिन आज हम खुद महसूस कर रहे हैं कि मेरा वह जो दृष्टिकोण था वह बदला है। आज जबकि पूरी दुनिया अपनी नजर से अपने आप को देखने के लिए मजबूर है, पूरी दुनिया, चाहे वो कितना ही शक्ति संपन्न रहा हो, चाहे विपन्न रहा हो, चाहे जिस किसी स्थिति में हो, लेकिन एक बार उसे अपने आप को देखने की जरूरत वह खुद महसूस कर रहा है कि हम क्या कर रहे थे, आज क्या हो रहा है, और आने वाले समय की हमारी क्या योजना होगी। ये तीनों एक साथ चल रहा है। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी चिंताएं उभर कर आ रही हैं, बहुत तरह की बातें आ रही हैं। अच्छा, ये इसी में मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जीवन बहुत संघर्षमय रहा है, तो आज उस पर चर्चा नहीं करेंगे, कभी और करेंगे। आप स्वनिर्मित व्यक्ति हैं, सेलिब्रेट हैं, रचनाओं में भी वो आशावादिता देती है। तो हम आज आपका जो ये स्वरूप है, ये रूप जो है, हम आपकी रचनाओं में देखना चाहेंगे। तो कुछ रचनाएं अविरल, मुखड़ा अंतरा, मुखड़ा अंतरा, चाहेंगे उससे। एक बात हमेशा उठती है, खासकर रचनाकारों के विषय में, कि प्रश्न पूछना है स्वाभाविक है। भले ही हम स्वांतः सुखाए कुछ कहें, लेकिन रचनाएं प्रतिक्रियात्मक रूप से भी आती हैं। तो अभी एक छोटी या कहिए निर्णयात्मक घटना घटी। शराब की दुकानें खोलती गई, जिस पर उमड़ती भीड़ और लोगों की वह मानसिकता, प्रतिक्रिया तो आना वाजिब था। उस पर एक प्रतिक्रिया आई है। मंदिर के पहले खुले मदिरालय का द्वार, कोरोना का गम गलत
करने को तैयार। अजब गजब की नीतियां, बड़ी अनोखी बात, सबसे अच्छी हो गई तैयारी सरकार। इस दौर में बहुत सारी रचनाएं आपकी, एक जो कोरोना पे जो रचना है, मैं चाहूँगा कि वो हमारे दर्शकों के आप शेयर करें। निश्चित कोरोना के आरंभिक दिनों में यूं ही बैठे बैठे जो बात आई दिमाग में, वह लोक धुन में जी प्रस्तुत है। जय स्वागत। घर के अंदर बैठे बैठे गया तीज त्योहार, कोरोना के भय से बदला रीति नीति व्यवहार। भैया सुनो सुनो, बहना सुनो सुनो, रुका हुआ सब जीव जगत व्यापार। बहुआ सुनो सुनो। तो फिर हम आपसे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि देवघर से प्रेम करने वाले सभी हैं, लेकिन कहते हैं कि एक रचनकार जो है कि अपना अंदाज होता है। तो जिस अंदाज से देवघर को अब तक प्यार करते रहे, तो इस जो कुछ आप देखने लगातार, एक तो ऐसे भी आप थोड़ी ऊंचाई पे है तो काफ़ी दूर तक आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से, और तो ये जो देख रहे हैं तो देवघर किस रूप में देख रहे हैं, क्या बदलाव आपको देवघर में लगा? देखिए, देवघर में जो बदलाव आया वो हम बहुत ज्यादा उसको महसूस नहीं कर रहे। पूछिए क्यों? कि दिन के उजाले में तो बाहर जाने की जरूरत होती नहीं, और शाम होते जब कभी हम अपने 3 मंजिले पे चढ़ते थे तो बाहर का दृश्य उन बत्तियों में वैसा ही लगता है, हाँ जैसे पहले लगता था। एक अंतर आया, वो जो स्वच्छता का, प्रदूषण रहित दृष्टि जो आई है, मतलब प्रदूषण रहित दृश्य जो सामने होता है या वह दूर ज्यादा- तक देख सकते हो, वो ज्यादा आकर्षित करता है या कहिए मोहक लगता है। तो पहले भी घंटों बैठते थे, अब भी घंटों बिताते हैं। पहले आदतन, और अब लगता है कि ये तो करना ही है, करते हैं। अच्छा, जो कुछ ये तैयारी चली, क्योंकि आप एक बैंक में अधिकारी रहे, एक अधिकारी के नजरिए से कि जो कुछ कोरोना के लिए जो सरकार कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार, उससे आप कितने संतुष्ट हैं एक अधिकारी की और आप आम जनता की भी नजर से? क्योंकि दोनों ही नजर, मतलब बचपन में एक कहानी पढ़ते थे, उसमें एक जगह चर्चा थी कि अमुक ये काम करेगा क्योंकि वह राजा है, ये काम करेगा क्योंकि वह राजा है, यह करेगा क्यों, मतलब समाज में या घर में या दैनंदिन में जितना दुरूह काम है वह करेगा वह क्योंकि वह राजा है। ठीक है, भले ही वहां जो भी दृष्टिकोण रहा हो उस कहानी में, हम खुद महसूस करते हैं कि सामाजिक जीवन में, जन जीवन में लोगों में अभी यह एक प्रवृत्ति अस्थायी रूप से घर कर गई है कि यह अमुक दुरूह काम सरकार को करना है। ठीक है, तो जब हम इस नजर से देखेंगे तो चित्र अन्वेषण के लिए तो बहुत सारे, मतलब बहुत सारी जगह होती है। जैसे एक कहावत है कि सुंदर मणिमय भवने रंध्रा पश्यति पिपी, खूब सुंदर संगमरमर का घर है, लेकिन चींटी को क्या दिखे? वह छेद जहां उसे जाना है। तो चाहे व्यवस्था जैसी हो, जिनको छिद्र अन्वेषण करना है वो उसमें से तो जगह निकाले। इसलिए सरकार के किसी काम को सरकार के एक भाग होने के नाते, जैसे आपने कहा अधिकारी होने के नाते, तो मुझे लगता है कि 100% दिया जा रहा है। जितना दिया जा सकता था उतनी कोशिश की जा रही है। लोग अपने हिस्से का काम भी जब सरकार के मत्थे छोड़ते हैं तो कमी तो लगेगी। हम अपने हिस्से का काम करें, सरकार को अपने हिस्से का काम करने दें, तो हमको लगेगा कि सरकार जितना करना चाहिए उससे ज्यादा कर दे। अच्छा, पूरी दुनिया खौफ के जन्म में है, आप कितने खौफ जता है, किस तरह से अपने खौफ को हटाते हैं? देखिए, मुझे खौफ नहीं, भय नहीं। किस चीज का भय? कोरोना का। कोरोना क्या? एक रोग। रोग कब?
जब आप अस्वस्थ, जब आप कमजोर, जब आपने अपनी दिनचर्या में कहीं ऐसी कोई जगह या छेद छोड़ा है कि उसका आक्रमण हो सकता है, तब तो आपको भयभीत होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि मैंने ऐसी कोई जगह छोड़ी ही नहीं, ऐसा कोई छेद छोड़ा ही नहीं, तो फिर भय किस बात का, खौफ कैसा? तब जब समष्टि रूप में, सामाजिक रूप में हम इसको देखना चाहेंगे तो एक खौफ होता है, एक भय होता है। खबरों को देख कर कैसे लगता है? खबरें लगातार जो आ रही है उससे एक भय उत्पन्न होता है और बहुत तरह की विवेचना मस्तिष्क अनचाहे करती है। दिमाग बहुत सारी बातों को का भार वहन करता है, तो उससे एक भय बनता है। लेकिन फिर वही है कि जब हम अपने आप को संयमित रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि कोई बाहरी चीज हमें अपने प्रभाव में ले सकेगा। हो सकता है वो हमसे प्रभावित होकर हमारे जैसा बन जाए। ये बात मैंने बच्चों से भी कही है कि चाहे कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन आदमी को इस बात के लिए अपने मस्तिष्क को तैयार कर लेना होगा कि हमें कोरोना के साथ जीना है, हमें इसके साथ ही जीना है। तो इसके साथ कैसे जीना है? इन 32 दांतों के बीच जीव जी लेती है। हल्की सी चूक पर यह दांत जो अपने ही से सताए रखता है जीव को, बख्शने के लिए, क्षमा देने के लिए तैयार नहीं होता। तो दोनों का जो तालमेल है दांत और जीव का, उसी तरह जीवन और कोरोना का तालमेल पैदा होगा और यह अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, जीवन अपने मेरे ढंग का, वह अपने ढंग का होगा। और यह आशावादिता ही है, यह ऐसी सोच ही है जो कभी खौफ होने दी, भय होने दी। जैसे कीचड़ में कमल खिलता, इसी तरह इतने चारों तरफ खौफ है। इसमें बहुत लोग बहुत कुछ देखते हैं, अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं। आप क्या अच्छा देखते हैं? आप अपने नजरिए से जो कुछ हो रहा है उसमें अच्छा क्या देखते हैं? अच्छा तो हो रहा है, जैसे ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने सुन ली, पर्यावरण के साथ जितनी छेड़छाड़ हुई थी, प्रकृति ने अपने पर्यावरण को संतुलित कर लिया, नदियां पवित्र हो गई, अनावश्यक जो प्रदूषण फैल रहा था उस पर रोक लगी, नियंत्रण हुआ। तो ये सारी चीजें जो अब दिनचर्या का एक भाग होने जा रही है। कल हो के ऐसा थोड़ी, आज अगर हमने गमछे अपने गले पे लटका लिया तो कल भी हमारे घर रहेगा, और जब हम महसूस करेंगे तो ऐसे डाल देंगे। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए हम इसे छोड़ बैठे, आज फिर हमने उसकी आवश्यकता महसूस की, तो वो तो हमारे खून में है, हमारी व्यवस्था में है, सामाजिक व्यवस्था में है। वो खुद ब खुद आकर अपनी जगह बना लेगा, और यह अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे। और यही कारण है कि हमारी स्थिति, मतलब भारतीयों की स्थिति आज भी बेहतर है। सरकार लगातार जो है, जो जीवन को पटरी पे लाने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए एक फिर से सब कुछ पहले ये सामान्य हो गए, तो क्या इस तरह का जो आज हम जीवन देख रहे हैं, लॉकडाउन जो, क्या एक लॉकडाउन भी अपने जीवन का, हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा होना चाहिए? एकदम होना चाहिए। सरकार क्या कर लेगी? हमेशा क्या वो डंडा लेके खड़ी रहेगी? हमेशा आपको अनुशासित करते रहेगी। स्वानुशासन तो जरूरी है, और जो लोग इससे निकले हैं अभी, और कई पीढ़ियों ने इस दर्द को, इस दंश को साथ साथ झेला है, तो निश्चित रूप से स्वानुशासन तो समाज में आएगा। और यह अनुशासन ही होगा व्यक्ति, हर घर में यह अनुशासन अब इतना कठोर होने जा रहा है कि यह आने वाले समय में कुछ वर्षों तक लोग इसे भूल नहीं पाएंगे। और मतलब विज्ञान के नाम पर, या पश्चिमी सभ्यता के नाम पर, या और किसी विशेष कारण और तर्क के आधार पर लोग इसे अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो बैलेंस शीट जो बनाते रहे, जो लाभ हानि देखते रहे, अभी निश्चित रूप से पूरी दुनिया, भारत की बात करें तो भारत में कहीं ना कहीं हानि, बहुत नुकसान हो। क्या इसकी भरपाई आपको लगता है कि निकट भविष्य में सब कुछ सामान्य होगा, इसकी भरपाई हो जाएगी? देखिए, मतलब जहाँ तक बैलेंस शीट की बात है, बैलेंस शीट तो एसेट और लायबिलिटी की चीज है।
हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट भी बढ़ रहा है। कुछ ऐसी अस्थायी आस्तियां हमारी निर्मित हो रही हैं जिसके निर्माण के लिए करोड़ों व्यय होना था या हो रहा था, वह व्यय भी तो रुकेगा, वह व्यय भी रुकेगा। लाभ हानि खाते में जब आप जा रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो आप महसूस करेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस था, हमारी जो किस विशेष तरह के खर्चे थे, उन पर भी प्रतिबंध लग गया, है ना। तो मिला जुला के बिना बैलेंस हुए तो चलता है। बिना आदतें जो बिगड़ी थी पहले जी, इसमें सुधर रही, तो क्या ये बाद में भी कायम या लोग सुधरे रहेंगे? नहीं, देखिए इसकी परिणति दो रूप में तो सामने, हमें कल भी इस बात की चर्चा हो रही थी घर में भी, कि आने वाले समय में दो तरह की समस्याएं हमारे सामने आएंगी आर्थिक रूप से। एक तो बेरोजगारी, ठीक है, और दूसरा कि छोटे मोटे अपराध बढ़ेंगे, छोटे मोटे अपराध बढ़ेंगे। उसके बारे में या उनको कैसे नियंत्रित करना है, अभी उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी है। तो सरकार को ये भी इस पे भी ध्यान रखना होगा कि अपराध बढ़े नहीं, छोटे अपराध पर अंकुश लगाना होगा। कहेंगे ऐसे भी अभाव से स्वभाव खराब होता है, अभाव होगा, अभी का अभाव जो है, चिंतन की एक दिशा जो है इधर जानी चाहिए। और सरकार के पास तो बहुत सारे संसाधन हैं, कुछ लोगों को इसमें जिसके विशेषज्ञ हैं उनको लगाना चाहिए। एक व्यक्तिगत प्रश्न, आप इतना अच्छा गाते हैं, आपकी आवाज़ इतनी अच्छी मधुर लय में है, कहते हैं कि ये आवाज़ जो है ईश्वरीय देन, फिर भी आप गाय नहीं बने या गाने से कतराते हैं, ऐसा क्यों? निसंकोच रूप से कहूं तो वो मेरी हीन भावना है, ठीक है। दूसरा, मुझे सुनने में इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि इससे अच्छा मैं तो गा नहीं पाऊँ। जैसे ये चर्चाएं होती हैं कि सर्वेसर्वाओं के बाद हमारी आवाज़ नहीं निकलती, मुझे उनका गाना इतना अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि अब हम क्या करें, ठीक। तो वो जो संकोच है, वह जो हीन भावना है, या अपने उस शौक को परिमार्जित करने के लिए समय पर जो मुझे कोशिश करनी थी, मैंने नहीं, तो उसकी कमी आपने बेटे मोहित में निकाली? मैंने निकाली नहीं, उसको लगा कि हम इधर जाएं तो जाएं। जैसे हमारी इच्छा थी कि हम साहित्य में रहें, हमारी इच्छा थी कि हम अध्यापन के जगत से जुड़ें, हमारी इच्छा थी या हमें शौक था कि हम कुछ गाएं, तो बहुत तरह की बात होती थी। अपने समय में बहुत कुछ अच्छा लगता था, हर कुछ करने का मन करता था। संसाधन की कमी, आज जिस तरह दुनिया हाथ में है, मुट्ठी में है, इंटरनेट पे जब चाह जो चाह खोज लिए हम, उन लोग के समय में कैसी मतलब सारी सामग्री उपलब्ध नहीं हुआ करती। एक छोटी छोटी बात पूछने के लिए भी जब प्रोफेसर साहब के पास जाते थे तो पैदल जाना है, घंटों पैदल चलना है, उनकी प्रतीक्षा करनी है, फिर उनके प्रसाद पर्यंत ही हम उनसे कुछ प्राप्त कर सकते। तो ये उस समय हमारी व्यवस्था थी। आज हमको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अगर मेरे हाथ में एक स्मार्टफोन और उसमें इंटरनेट का कनेक्शन है। गीतिका की 4 पंक्तियां सुने। जान कर अनजान रहना तो हुनर की बात है यह आदतों की, यह जिगर की बात है। मैं गया था ढूंढने, जिसको मिला था वह नहीं, फिर अचानक जो हुआ, वह उस पहर की बात है। जान कर अनजान रहना तो हुनर की बात है। रहे न दिन अब और सुनहरे, चांदी जैसी रात नहीं, साझा सपनों पर अंकुश है, लहर हवा की होती पागल,
साझा सपनों पर अंकुश है, लहर हवा की होती पागल, बारिश की बूंदों को खारा पाता मन यह होता घायल। सूनी हरियाली क्यों समझे, सूनी हरियाली क्यों समझे, चितवन भू अहिबात नहीं, रहे न दिन अब और सुनहरे, चांदी जैसी रात नहीं, रहे न दिन अब और सुनहरे, चांदी जैसी रात नहीं। इसके रचयिता श्री अनिल कुमार झा जी से हम अभी मुलाकात कर रहे थे। तो दोस्तों, एक मुलाकात का ये सिलसिला यही समाप्त होता है। अगले दिन फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।